नमो नारायण। कैसे हैं आप सभी मित्रों? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम अपनी अगली कथा की तरफ चल रहे हैं, बेताल पच्चीसी की, जिसमें आज पेश है आपके सामने 8वां बेताल, जिसका शीर्षक है तीन चतुर पुरुषों की कथा। तो ये आज हम कथा आपको सुनाएंगे। तो पहले की तरह राजा विक्रमादित्य फिर उस शीशम के वृक्ष के पास जा पहुंचा। बेताल को वृक्ष से उतारकर उसने कंधे पर डाला और मौन भाव से अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। कुछ आगे चलने पर बेताल ने फिर मौन भंग किया और राजा से बोला, राजन, उस योगी के कारण तुम सचमुच बहुत परिश्रम कर रहे हो। तुम्हारे परिश्रम की थकान मिटाने के लिए मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ, किंतु शर्त वही रहेगी, कहानी सुनाते समय मौन ही रहना, अन्यथा मैं फिर उसी स्थान पर लौट जाऊंगा। राजा की सहमति पर वेताल ने फिर एक कथा सुनाई। अंग देश में वृक्षघट नाम का एक ग्राम था, जो ब्राह्मणों को दान में मिला था। वहां विष्णु स्वामी नाम का एक बहुत धनवान अग्नि स्वामी ब्राह्मण था, अग्निहोत्री ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण के तीन पुत्र थे, जो अपने पिता के समान ही बुद्धिमान थे। एक बार उनके पिता ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसके निमित्त उसने अपने तीनों पुत्रों से एक कछुआ लाने को कहा। पिता की आज्ञा मानकर उसके तीनों पुत्र एक समुद्र तट पर कछुआ लाने के लिए पहुंचे। कछुआ पाकर सबसे बड़े भाई ने छोटे भाइयों से कहा, सुनो बंधुओं, मुझे तो इस कछुए की दुर्गंध और चिकनेपन से घृणा हो रही है। अतः पिताजी के यज्ञ के लिए तुम दोनों ही इसे उठाओ और ले जाकर पिताजी को सौंप दो। इस पर उन दोनों छोटे भाइयों ने कहा, यदि तुम्हें इससे घृणा है तो हमको क्या न होगी। अतः जब तक तुम इसे ले जाने में सहयोग नहीं करोगे, हम इसे लेकर नहीं जाएंगे। यह सुनकर बड़ा भाई बोला, तुम्हें इसे लेकर जाना ही होगा। यदि तुम इसे लेकर नहीं गए तो पिताजी का यह यज्ञ पूरा नहीं हो सकेगा और तुम लोग नरक के भागी बनोगे। बड़े भाई के मुख से यह बात सुनकर उसके छोटे भाई हंसे और बोले, भैया, हाँ, तुम हमें धर्म का ज्ञान कराते हो। इस अवस्था में जो हमारा धर्म है, तुम्हारा भी वही धर्म है। छोटे भाइयों की बात सुनकर बड़ा भाई कुछ क्रुद्ध हो गया और बोला, तुम लोग मेरी दक्षता नहीं जानते, इसलिए मैं किसी घृणित वस्तुओं को नहीं छू सकता। इस पर मझला भाई बोला, दक्षक दक्षता की बात क्या करते हो? मैं भी कुछ नहीं, मैं भी कुछ कम नहीं, मैं तुमसे अधिक दक्ष हूँ। बड़े भाई ने कहा, यदि ऐसी बात है तो हम में से सबसे छोटा इस कछुए को लेकर चले। तो इससे आगे की कहानी है दोस्तों। यह सुनकर सबसे छोटे की मूछें तन गई। बोला, तुम दोनों अ, मूर्ख हो, इसलिए मुझसे ऐसी आशा रखते हो। जानते नहीं कि मैं तुम दोनों से अधिक चतुर हूँ, मैं संयत दक्ष हूँ। इस प्रकार वे तीनों भाई आपस में ही झगड़ने लगे और कछुए को छोड़कर अपने झगड़े के निपटारे हेतु उस प्रदेश के राजा के पास विटंकरपुर नामक उसके नगर की ओर चल पड़े। राजा के महल में अंदर गए और राजा को सारा वृतांत सुनाया। सुनकर राजा ने कहा, आप तीनों यहीं ठहरिए, मैं आप तीनों की परीक्षा लूंगा। भोजन के समय राजा ने उन तीनों को बुलवाया और अपने रसोइये को कहकर उनके सामने नाना प्रकार के व्यंजन परोसवाए। दोनों छोटे भाई तो उस स्वादिष्ट भोजन को खाने लगे, किंतु बड़ा भाई भोजन की उपेक्षा कर एक और मुंह बनाए बैठा रहा। उसने एक ग्रास भी मुंह में न डाला। तब राजा ने स्वयं उससे पूछा, आर्य, भोजन तो स्वादिष्ट और सुगंधित है, आप खाते क्यों नहीं? तो उसने उत्तर दिया, राजन, इस भात में मुर्दे के धुएं की दुर्गंध है, इसलिए स्वादिष्ट होने पर भी मेरी इच्छा इसे खाने को नहीं हो रही है। उसके ऐसा कहने पर राजाज्ञा से सबने उस भात को सूंघने के बाद कहा, उत्तम कोटि का यह चावल बिल्कुल दोष रहित है, इसमें किसी प्रकार की गंध भी नहीं है। भोजन दक्ष बड़े भाई ने भी उस
नाक से सूंघा पर खाया नहीं। इस पर राजा ने उन चावलों के स्रोत का पता लगवाया कि वह कहाँ पैदा किए गए थे, तो पता चला कि चावल एक ऐसे खेत में थे जो शमशान के बिल्कुल पास था। भोजन दक्ष का कहना बिल्कुल सच था। शमशान में मुर्दे जलते ही हैं, उन्हीं के जलने की बदबू चावलों में रच बस गई थी। राजा भोजन दक्ष की योग्यता को मान गए। उसने अपने रसोइयों को दूसरा भोजन बनाकर लाने का आदेश दिया। भोजन के उपरांत राजा ने उन तीनों को अलग अलग कमरों में भेज दिया। फिर उसने नगर की एक गणिका को बुलवा भेजा। उस स्वर्ण सुंदरी को अच्छी तरह सजा सवाकर राजा ने उस दूसरे नारी दक्ष ब्राह्मण के पास भेजा। पूर्णिमा के समान मुख वाली और काम को जानने वाली वह स्त्री राजा के अनुचरों के साथ उस नारी दक्ष के शयन कक्ष में गई। जो ही वह गृह में प्रविष्ट हुई, उसकी कांति से कमरा दमक उठा, किंतु उस नारी दक्ष को मूर्छा सी आने लगी। उसने अपनी नाक दबा ली और राजा के अनुचरों से कहा, इसे यहाँ से ले जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि इसके भीतर से बकरी की दुर्गंध आ रही है। उसकी यह बातें सुनकर राजा के अनुचर उस घबराई हुई गणिका को राजा के पास ले गए और उससे सारा वृत्तांत सुनाया। राजा ने तत्काल ही नारी दक्ष को बुलवाकर कहा, इस गणिका ने चंदन कपूर आदि उत्तम सुगंधि लगा रखी है। उनकी सुगंध चारों ओर फैल रही है। यह सजी सवरी है, फिर भला इसके शरीर से बकरी की गंध कैसे आ सकती है? राजा के ऐसा कहने पर भी जब नारी दक्ष ने यह बात नहीं मानी, तो राजा सोच में पड़ गया। युक्तिपूर्वक उस गणिका से पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि बचपन में उसकी माता तथा भाई के मर जाने पर उसे बकरी का दूध पिलाया गया था। तब राजा नारी दक्ष की चतुराई पर बहुत विस्मित हुआ और उसकी प्रशंसा की। अंततः उसने तीसरे ब्राह्मण को, जो सैय्या दक्ष था, उसकी इच्छा के अनुसार सैया दी। उस पलंग पर 7 गद्दे बिछे हुए थे। बहुमूल्य कक्ष में वह सैय्या दक्ष पलंग पर सोया, जिस पर धुली हुई और मुलायम चादर बिछी हुई थी। अभी रात आधी ही बीती कि वह नींद से जाग उठा और हाथ से बगल को दबाए हुए पीड़ा से कराहने लगा। राजा के जो अनुचर वहां थे, उनको देखा कि उसके शरीर में केस का एक गहरा और कठोर दाग बन गया है। अनुचर ने जब राजा से जाकर यह बात कही, तो उसने कहा, हम तुम लोग जरा जरा जाकर देखो कि गद्दों के नीचे क्या कुछ है या नहीं। उन लोगों ने एक एक गद्दे के नीचे देखा। तब सबसे अंतिम गद्दे के नीचे पलंग पर एक केस पड़ा मिला। उसे ले जाकर जब राजा को दिखलाया गया, तो साथ आए सैयदक्ष के अंग पर वैसा ही निशान देखकर राजा को विस्मय हुआ। राजा यह सोचकर बहुत देर तक आश्चर्य करता रहा कि 7 गद्दों के नीचे उसे केस का दाग सैयदक्ष के शरीर पर कैसे पड़ गया। इसी सोच विचार में इसी तरह उसने वह रात बिताई। दूसरे दिन राजा ने उन तीनों को उनके अद्भुत चतुरता और सुकुमारता के लिए 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी। अब वे तीनों सुखपूर्वक रहने लगे और कछुए को तथा पिता के यज्ञ में विघ्न डालने से जो पाप हुआ था उसको भूल गए। यह अद्भुत कथा सुनकर बेताल ने विक्रमादित्य से पूछा, राजन, पहले कहे गए मेरे श्राप को याद करते हुए अब तुम यह बताओ कि इन तीनों भोजन दक्ष, नारी दक्ष और सैयदक्ष में से कौन अधिक चतुर था? यह सुनते ही राजा ने बेताल को उत्तर दिया, बेताल, मैं इन तीनों में सैया दक्ष, यानी कि जो सोने में दक्ष था, वही श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि उसकी बात में कुछ छिपा ढिका नहीं था। उसके अंग में केस का दाग स्पष्ट रूप से दिखाया गया था। दूसरे ने जो कुछ कहा, हो सकता है औरों के मुंह से शायद वे बातें उन्होंने पहले से ही जान ली हो। राजा के ऐसे कहने पर पहले की ही तरह वह बेताल उसके कंधे से उतरकर चला गया। राजा भी उसी तरह घबराए बिना उसके पीछे पीछे चला गया। तो दोस्तों, इस तरह से ये 8वीं कहानी हमारी पूर्ण होती है और कल हम पढ़ेंगे 9वां बेताल। 8वां तो आज पूर्ण हो चुका है। तो अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही है, तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरी कहानी को शेयर करें और आप किस तरह की कहानी चाहते हैं प्लीज़ कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगली कथा में।